नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 7 से 8 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन सत्ता के स्टेशन पर पहुंचने के लिए सियासत के मुसाफिरों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विपक्ष पर काम न करने देने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष न काम करेगा और न ही करने देगा, और जो अच्छे काम होंगे उनका विरोध भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, वॉर मेमोरियल हो, सेंट्रल विस्टा हो या फिर बुलेट ट्रेन, विपक्ष को हर अच्छे काम का विरोध करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर यह तमाम आरोप 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान लगाए। रेलवे स्टेशनों का यह विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या 2024 में सत्ता के स्टेशन तक पहुंचने के लिए विपक्ष विरोध की पटरी का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर विरोध करेंगे तभी जनता से वोट जुटेंगे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि विपक्ष करेगा सवाल तो क्यों बवाल। बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के तीखे प्रहारों के मायने क्या हैं। क्या वाकई विपक्ष सिर्फ सियासत के नाम पर विरोध में जुटा है? ठोकेंगे हर एक पहलू और सवालों पर ताल, लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। माता की विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। न काम करेंगे न करने देंगे, ये रवैये पर अड़े हुए हैं। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि अगर विपक्ष हर एक कार्यक्रम का विरोध ही कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर बहुत तीखा हमला किया है। बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह सुना देता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। न काम करेंगे न करने देंगे, ये रवैये पर अड़े हुए हैं। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुजाता पॉल कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल सुजाता जी आपसे, न काम करेंगे न करने देंगे, प्रधानमंत्री ने सीधा हमला विपक्ष पर बोला है और उन मुद्दों को गिनाया है जिन पर विपक्ष ने विरोध किया है, जो देश हित के मुद्दे थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या विपक्ष देश हित के मुद्दों पर भी इस तरह से विरोध करेगा?
प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यही कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए उनको जो सत्ता में है और सत्ता का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें जब वो एक राजनीतिक कार्यक्रम यानी कि सरकारी कार्यक्रम को एक राजनीति का अखाड़ा बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता के स्टेशन पर पहुंचना है विपक्ष से डरकर और विपक्ष के बारे में अनाप शनाप की बातें बोलकर। शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि जो सिस्टम्स उनको दिए हैं उनका नवीनीकरण हो या उनका विस्तारीकरण हो, वो सारे काम सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। लेकिन शर्म आनी चाहिए उनको जो संसद की बात करते हैं और नए संसद भवन के उद्घाटन में इतना समय इतना पैसा बर्बाद किया, उस सेंगोल से प्रहार किया उन बेटियों पर जो आंदोलनरत थी। लेकिन उस संसद में इस बार का सेशन क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब नहीं देते। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं पर यह भूल जाते हैं कि जिस कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे वो ऑनलाइन जुड़े थे। वो गए नहीं वहां पर कि वो लोग वहां पर जाकर इस उद्घाटन को करते। वो गए नहीं जब वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन हुए तो कई बार वो गए नहीं, वो उद्घाटन ऑनलाइन करते रहे। इसलिए दूसरों पर प्रहार जब वे करते हैं तो ये जरूर है कि वो कह रहे थे कि पंख लग रहे हैं, पंख नहीं लग रहे हैं, पंखा चल रहा है और उस पंखे में उड़ रही लेकिन सुजाता पॉल जी, नई संसद तो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी सांसद हो हर किसी के लिए है। सुजाता पॉल जी, नई संसद तो सभी के लिए है। आज वो सत्ता में है, कल कोई और होगा और उसमें विपक्ष के भी सांसद बैठेंगे, सत्ता पक्ष के भी सांसद बैठेंगे। तो नई संसद का विरोध क्यों? इसके साथ ही अग्निवीर योजना उसका विरोध, नेशनल वॉर मेमोरियल का विरोध, जैसा प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि सरदार पटेल तो आपकी पार्टी से ही पहले जुड़े हुए थे, पीएम कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचा तक नहीं। पहले नहीं जुड़े हुए थे, आप ही के साथ जुड़े थे। जी सुजाता जी, आप ही के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, वो हमेशा जुड़े जाएंगे। लेकिन आपकी पार्टी के कोई बड़े नेता वहां पर पहुंचे नहीं। क्या कहा आपको? पीएम तो कह रहे हैं। बोलने देंगे तभी तो बोलूंगी। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाता हूं। मैं कह तो रही हूं स्टैच्यू ऑफ, मैं जवाब दे रही हूं, अगर आप चुप रहेंगे तो ही जवाब दूंगी, वरना तो नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जब आप बात कर रहे हैं तो उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास जब पानी भरता है और जिस तरीके से वहां पर हाल होते हैं, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल हमें दिखा दिया ना उन्होंने। तो केवल सरदार पटेल जो हैं वो राजधर्म सिखाते हैं, वो बताते हैं कि लोगों के साथ आप गलत व्यवहार ना करें। जब आप राजधर्म नहीं निभा पाए अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे, तो सरदार पटेल का नाम इस्तेमाल कर लीजिए, मगर आप चलिए मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाता हूं। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े। जफर इस्लाम जी, गोलवालकर और सावरकर को जी बिल्कुल सुजाता जी, मैं जफर इस्लाम का जवाब लेता हूं महात्मा गांधी की हत्या के लिए। चलिए जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ये ना काम करने देते ना करने देंगे, लेकिन कांग्रेस आपके ऊपर ही सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, जिस तरह से उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बार बार शब्दों से जिस तरह से उनका नाम लेकर कहा, उसे समझ में आता कितना क्रोध है इनके चेहरे पे और इनकी बातों में। क्रोधित होकर बोल रही है इसलिए कि इन्हें समझ में आ रहा है कि जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया है और ऐसी जगह ले जाके बैठा दिया है जहां से सत्ता अब उनको दूर नहीं, बहुत दूर दिखता है या दिखता भी नहीं है। अब इस ऐसे में बौखलाहट तो दिखेगी, लेकिन सत्ता का नशा रहा है इनको। अब सत्ता का जो दारू पीने वाले लोग को जो नशा चढ़ता है तो वो भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। उसी तरह सत्ता का नहीं खोने के बाद जो इनको दूसरे तरह के जो मायूसी है, उस मायूसी में किस तरह से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए देश की जनता देख रही है। देश की जनता ने जवाब दिया, देश की जनता ने जवाब देगी। आज उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए, उनको कहना चाहता हूं कि वो बहुत बड़े बेशर्म इंसान लोग हैं। 70 साल की राजनीति में इस बात की चिंता नहीं कि एक आम नागरिक कितने तकलीफ से रहता है। बिजली, सड़क, पानी देने का बार बार नारा लगाया, देने का नाम नहीं किया, इसलिए लपेटने और बटोरने में उनका पूरा समय चला गया, देश को लूटने में। तो लुटेरे और जो लुटेरे लोग आज जब कहते हैं तो उनको सिर्फ समझ में आता है कि डाकू लोग थे जिन्होंने देश को लूटा था। आज उनको लूटने नहीं दिया जा रहा है। देश की जनता ने एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार दी है, स्थिर सरकार दी है, एक अच्छी लीडरशिप है, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपा है जो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इन्हें कहाँ ख्याल आएगा कि गांव में सड़क बननी चाहिए? इन्हें कहाँ ख्याल आना चाहिए गरीब आदमी
कि सर पे छत होना चाहिए, जिसके पास छत नहीं है इन्हें कहाँ आएगा? बिजली सड़क पानी का नारा देके भूल जाइए। अरे भाई, जनता के दिलों में बसना चाहिए। जनता के दिलों में बसने के लिए उनके लिए उनका दामन थाप के उनके लिए काम करना पड़ता है। आज स्टेशन में अगर उनका मॉडर्नाइजेशन होगा तो किसको फायदा होगा? इनके जो लोग हैं उनको फायदा नहीं होगा क्या? वो भी। और इसलिए जनता समझती है। देखिए, जिस प्रोजेक्ट को भी देखिए, जिस चीज को भी देखिए, इन्होंने कभी किसी चीज को सराहा नहीं। भाई, देश में सड़कें बिछती जा रही हैं, लोग आराम से सफर कर रहे हैं। आज देखिए, घर घर तक बिजली पहुंच गई है। आज शौचालय जाने के लिए आज महिला जो है दिल से दुआएं देती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। इनको उससे क्रोध होता है, इसलिए क्रोधित होकर बेशरम 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 क्या क्या बोलती है। लेकिन खुद को जरा अपने गरिमा में झांक के देखिएगा तो लगेगा कि बेशर्मी की हर हद पार आप लोगों ने कर दी है। इसलिए कि देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये बात मानता हूं और फिर से कह रहा हूं, देश आगे बढ़ रहा है, देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसी पार्टी सिमटती जा रही है। इस पिछले बार 55 से 43 से अभी तो 20-25 हो जाए वही बहुत है, नहीं तो उसके भी आसार कम लग रहे हैं। और जिसके कंधे पे बैठ के आप चल रहे हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वैसे ही हरकत होने वाली है। जिसके कंधे पे बैठी जी, वो जाके अरेबियन सी में समाप्त हो गया। अभी बैठिए, मैं सुजाता पॉल के पास एक बार फिर से चलता हूं। जेडीयू के कंधे में बैठिए। आज जेडीयू के कंधे देखिए कितने कमजोर हो गए। अभी अपनी सीट भी बचा पाएंगे कि नहीं? वो परेशान घूम रहे हैं। जेडीयू वाले सबसे पूछिए। जफर इस्लाम, मैं जेडीयू के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया सपा को देखिए। सपा उत्तर प्रदेश में चिल्लाने के लिए नहीं, इनके साथ बैठने का मतलब है। और ऐसी हर प्रमुख पार्टी जो अपने प्रदेश में अपने थोड़ा सा प्रमुखता से रहती है राजनीति में, वो कांग्रेस से किसी न किसी से दूरी रखना चाहती है। बिल्कुल। चलिए, मैं सुजाता पॉल के पास चलता हूं। सुजाता पॉल जी, कभी किसी चीज को आपने सराहा नहीं, बीजेपी कह रही है। कम से कम 10 साल के इस कार्यकाल में कोई चीज तो आपको मोदी सरकार की अच्छी लगी होगी ना सुजाता पॉल जी, कि हर चीज का विरोध ही करना अगर आप विपक्ष में है। 5 मिनट का इनका वक्तव्य सुन लिया मैंने, अब आप मुझे बोलने देंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। प्रधानमंत्री जी के शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने अपने शब्द इस्तेमाल नहीं किए। वो बता रहे थे कि शर्म नहीं आती। और एक ऐसे कार्यक्रम में जो भारत सरकार का कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, उनका आधा भाषण केवल विपक्ष पर हमला था, क्योंकि वे डरते हैं विपक्ष से। वे जानते हैं कि आने वाले समय में उन्हें बाहर किया जाएगा। ये कार्यक्रम अगर रेल मंत्रालय का था तो अश्विनी वैष्णव कहाँ थे? वही अश्विनी वैष्णव जिन्होंने वो कवच सिस्टम बताया था, मगर जब 3 ट्रेन जो है वो बालासोर में हादसा ग्रसित हुए तब वो कवच काम नहीं आया। नरेश बंसल, इनके राज्यसभा सांसद ने कुछ 2 दिन पहले संसद में खड़े होकर कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, नए हैं, दरक रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है। इनके मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वहां पर हम एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं, जो पहले हुआ वो ना हो। तो ये बता रहा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की असलियत। और ये कार्यक्रम जो है वो केवल और केवल विपक्ष पर हमला करने के लिए, और जैसा मैंने कहा, सत्ता के स्टेशन तक पहुंचने के लिए है। इसीलिए उस रेलगाड़ी में हर डिब्बे से होते हुए केवल एक व्यक्ति जाता है, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। वो देश के प्रधानमंत्री की कैपेसिटी में आज के कार्यक्रम में बोल रहे थे, या देश के या भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में। उन्होंने एक बात जरूर कही, और ये इनको याद रखना चाहिए, उन्होंने भले ही ना तो नूह की बात करी, ना पुरोला की बात करी, ना मणिपुर की बात करी, मगर आज वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। और राजस्थान में जो बात कहा था ना उन्होंने, इंडिया पे प्रहार करते हुए उनको परिवारवाद हटाना चाहिए, आज वो कह रहे हैं इंडिया से परिवारवाद हटाओ। तो ये बताइए कि बांसुरी स्वराज को अभी आपने पार्टी में लिया, वो कौन है? जिन लोगों को आपने कांग्रेस से लिया उनको तो परिवारवाद का आप अंश बताते थे, आज वो आपका सुजाता जी, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा आपने उसका जवाब तो दिया नहीं, लेकिन आपने अपने मुद्दे जरूर उठाए। मैं इस पर जफर इस्लाम का जवाब लूंगा। सुजाता पॉल जी, मैंने आपसे पूछा था कि 10 साल में कोई एक काम तो आपको अच्छा लगा होगा, कोई एक काम। सुजाता पॉल जी, मैंने आपको पूरा सुना, आपने जो मुद्दे उठाए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सुजाता जी,
कुछ भी करके। सुजाता जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है आप विपक्ष में हैं, विरोध करना आपका काम है, लेकिन पिछले 10 साल में कोई एक काम तो आपको अच्छा लगा होगा? सुजाता पॉल जी, सुजाता पॉल जी, तो ये सुजाता पॉल जी, कार्यक्रम का ये फटफटिया गाड़ी भाई, सुजाता पॉल जी, प्रधानमंत्री है, सुजाता पॉल जी, खाली बर्तन, सुजाता पॉल जी सवाल तो सुनिए कि ये नहीं। चलिए सुजाता पॉल जी, मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे। मैं जफर इस्लाम के पास चलता हूँ। जफर इस्लाम जवाब दीजिए, सुजाता पॉल तो कमियां गिना रही हैं। की भी गरिमा, देश की सुजाता जी गिरती है, आप देश के लुटेरे हैं। सुजाता जी हो, सुजाता जी, सुजाता जी आपका भाईचारा, अब आप प्रतिक्रिया लेने दीजिए। सुजाता जी, सुजाता जी आपके पास फिर आएंगे, मगर हम उसमें मोहब्बत। सुजाता जी आपके पास फिर आएंगे। जफर इस्लाम की प्रतिक्रिया लेता हूं मैं। जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी और देख रहे हैं देश की जनता। सुजाता जी हो गया, मैं आपके पास फिर आऊंगा। जफर इस्लाम की मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। कितना क्रोध है, बाप रे बाप, इतना क्रोधित होने की क्या बात है? सत्ता ही से तो दूर किया पर जनता ने, इतना क्रोध क्यों? अरे भाई थोड़ा मर्यादा रखिए, इतना गुस्सा में टीवी डिबेट है, अपनी बातें रखिए, दूसरे को मौका दिए। लेकिन आज जिस तरह से क्रोध दिखा रहे उससे समझ में आता है कि सत्ता का बहुत ज्यादा जाने का बहुत दुख है। लेकिन ये दुख तो रहेगा भी सुजाता जी, आगे आने वाले दिनों में भी आपको उखाड़ के क्या आप हमको कह रहे हैं, आप जो खाली बर्तन जो आवाज बहुत करता है ना, उसके मिसाल आप दे रहे हैं। खाली बर्तन ठन 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 करते रहता, आप कर रही थी वैसे। हकीकत है कि देश की जनता का जो विश्वास है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, जिस तरह से गरीबों की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में किया है, उससे आज देश का गरीब जो है मजबूत हुआ है। देश की जनता अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है, जिस तरह से देश का परचम पूरी दुनिया में फैल रहा है। आपको क्यों एहसास होगा? इसलिए कि आप तो उसी अंदाज में रहना चाहते हैं कि देश की जनता को दबा के रखो, दुनिया आपको दबाए और आप देश की जनता को दबाइए। आज दुनिया में देश का प्रधानमंत्री सर उठा के चलता है और देश की जनता पूरी दुनिया में सर उठा के चलती है, इसलिए कि देश की जनता समझ चुकी है कि देश में ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ इंजन की तरह जो है, जितने भी पॉलिसी में जो लिया है, पॉलिसी डिसीजन लिया है, जिस तरह का फ्रेमवर्क बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों में, आज देश की जो जिस रफ्तार से जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, दुनिया में 10वें स्थान पे छोड़ा था सबसे जब से कमजोर इकोनॉमी में आज सबसे मजबूत इकोनॉमी में, सबसे तेज ग्रोथ इकोनॉमी में, लार्ज इकोनॉमीज में है। आप हर पैरामीटर पे देखिए देश आगे बढ़ रहा है। अब इनको क्या लगे, ये इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन इनके समय में सबसे ज्यादा महंगाई दर बढ़ा हुआ था, उसको वो भूल जाते हैं। आप देखिए कि ये किसी चीज, एक खास चीज का दाम उठा के देखते हैं, जरा देखिए पिछले 10 सालों में जो उनका समय जो था उसमें जो 500% आलू के दाम बढ़े थे, 50-51%, 551% इनके दाम बढ़े थे। ऐसी बहुत सारी चीजों को बताऊंगा, लेकिन सुजाता पॉल जी क्रोध कम कीजिए, खाली बर्तन आवाज बहुत करता है। चलिए मैं राजीव रंजन के पास चलता हूँ। जफर इस्लाम जी ढंग से और थोड़ा मर्यादा रखिए, अच्छा लगेगा। जरा सा बिना गुस्सा किए बात कीजिए, लोगों को समझ में भी आएगा। जी मैं राजीव रंजन जी के पास चलता हूँ। राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष न काम करता है न करने देता है, और तमाम वो उन्होंने चीजें गिनाई जिस पर विपक्ष ने विरोध किया, चाहे सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण का मुद्दा हो, या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का जिक्र जो पीएम मोदी ने किया है, या अगर हम और मुद्दों की बात कर ले, धारा 370 हो, अग्निवीर योजना हो। क्या हर मुद्दे का विरोध जरूरी है या ये मोदी विरोध है इसलिए विरोध करना है? राजीव रंजन। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के गलत फैसलों का विरोध करना, और चूंकि नरेंद्र मोदी जी केवल बातें करते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, अगर उतने सारे काम किए होते तो निसंदेह इनके 10 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उससे लोगों का जीवन बदलने लगा होता। लेकिन हालात क्या है, आज मुट्ठी भर लोगों के पास देश की पूरी संपदा है, देश की पूरी आमदनी, और 66% संसाधनों पर कब्जा केवल 13% लोगों का है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी को इस देश में उनके पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किए हैं उनका भी स्मरण करना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेसी का सवाल हो, चाहे वो आप कहेंगे अनुसंधान का सवाल हो, वैज्ञानिकों ने जो काम किया है इस देश में एटॉमिक रिसर्च के फील्ड में, या जो भी इनोवेशंस के फील्ड में जो भी काम हुए।
आप उन कार्यों के बल पर आज जो भी चंद्रयान 3 या इस तरह की जो भी देश के सामने उपलब्धियां आ रही हैं, ये एक क्रमिक विकास है जो दशकों से इस देश में पहले के पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में ये कार्य हो रहे थे। बुनियादी सवाल जिसकी वजह से आपको लोगों ने 2014 में प्रचंड जनादेश दिया था, उन वायदों को क्यों नहीं याद कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी? आपने कहा था इस देश में गरीबी का नामो निशान नहीं होगा, हर व्यक्ति के घर पर हम जब देश में काला धन वापस लाएंगे तो 15 लाख रुपए भेज देंगे, लोगों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम सवालों पर जो गगनचुंबी उनके वायदे थे, उन वायदों की हकीकत क्या है? आप ये कहते थे पाकिस्तान, चीन, जिस तरह की शब्दावली आपकी थी, सच ये है कि आज अगर सामरिक उपलब्धियां इस देश की 1947, 1965, 1971 जो देश ने शानदार लड़ाइयां जीती, उसके मुकाबले आज भी पाकिस्तान आज घात लगाकर हिंदुस्तान में अपने जाल को बिछाने में कामयाब रहता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब भी विपक्ष के कई नेता सबूत मांगते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। गलवान में जब भारतीय सेना शौर्य दिखाती है उस वक्त भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं। फिर ये कैसे देशहित के मुद्दों पर तो कम से कम विपक्ष और सत्ता पक्ष को साथ रहना चाहिए। आपने जो मुद्दे उठाए, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप संसद में उठाइए, उस पर सवाल उठाइए, लेकिन नई संसद का विरोध या फिर जो अन्य योजनाएं हैं उनका विरोध, क्या ये देशहित में है? देखिए, सबसे पहली बात तो विशाल जी, नई संसद का विरोध, ये प्रधानमंत्री जी एक झूठ को 100 बार दोहराते हैं। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता को लेकर, उस कार्यक्रम के फॉर्मेट को लेकर के विपक्ष का एतराज था कि आप जानबूझ करके टकराव का रास्ता क्यों तैयार करते हैं? आप क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि विपक्ष की भी जो उचित मांगे हैं उनको आप स्वीकार करें? आप देश की नहीं, मुझे जहां तक याद है, मैं एलजेपी के प्रवक्ता से जवाब लूंगा कि विपक्ष के लोगों को आमंत्रित किया गया था। अगर मैं सही हूं, आप मुझे दोबारा करेक्ट कर दीजिएगा। विपक्ष के लोगों को संसद के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। राजीव जी, विपक्ष के लोगों को आपने उद्घाटन समारोह में बुलाया था। उद्घाटन समारोह की रणनीति क्या होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, इस पर विचार करने के लिए आपने नहीं बुलाया था। और हमारा ऐतराज बिल्कुल साफ था कि इस देश के संवैधानिक प्रधान के तौर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए। चलिए, मैं एलजेपी के प्रवक्ता के पास चलता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए धीरेन्द्र कुमार जी। धीरेन्द्र जी, आपने सुना जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव क्या कह रहे हैं? क्या आपको भी यह लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है, विरोध की राजनीति कर रहा है, क्या यह पूरी तरह से सच है? ये बिल्कुल 200% सच है। मोदी जी का विरोध, व्यक्ति का विरोध करने में ये सारे लोग आए हुए हैं इकट्ठा होकर के। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस विरोध में बनी सारी पार्टियां आज जो यूपीए 2 के साथ है, आज किस तरह से गलबैया करके एक साथ खड़े हो रहे हैं। दोनों, सबों की नीतियां अलग, सबों की सोच अलग, उसके बावजूद भी देश में 10-20 ऐसे बड़े काम हुए हैं जिस पर आज विश्व अनुसरण करने को तैयार है, लेकिन उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये तो व्यक्ति का विरोध करते करते कब ये देश का विरोधी हो गए, अब तो लोगों को भी समझ में आने लगा। आज यहाँ पर 12 करोड़ लोगों को जहां शौचालय नहीं था, लोगों को शौचालय मिला। 48 करोड़ लोगों के खाते बैंक में खोले गए। 4 करोड़ लोगों को लगभग वहां पे गरीब लोगों को घर मिला, रसोई का कनेक्शन मिला। ये सब चीजों को तो ये लोग भूल गए हैं ना। मतलब दिन को रात कहना है, रात को दिन कहना है, उल्टा बोलना विपक्ष का काम थोड़े ही है। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि सदन में हम लोगों के अनुसार नहीं उद्घाटन किया गया। अरे भाई, विपक्ष बना है, अपनी बात को आप उठाइए। आप चाहते हैं कि सरकार ही आप चलाइए, तो सरकार और विपक्ष में अंतर क्या होगा? ये बड़ा कॉमन सा बात है कि अगर आपको सत्ता जनता ने दिया है तो आप अपने अनुसार से न चलाएंगे। जब आपकी बारी आई तब तो आप लोग घोटाले करने में लगे हुए थे। और जदयू के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी बड़ा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस वाले थे। उनके मन में मेरे लिए बहुत उनके प्रति आदर रहा है, लेकिन जब ये अभी लालू प्रसाद यादव जी से हाथ मिला के इन्होंने अपना क्या कैरेक्टर बताया, इनके 17 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ा अगर कोई काला धब्बा है, उसी विरोध के चलते बिहार में इन्होंने सत्ता प्राप्त किया।
लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार के खिलाफ में इन्होंने लड़ाई लड़ी। आज बताइए, ये कह रहे थे कि 4-5 लोगों के पास देश की संपत्ति चली गई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की 25% संपत्ति एक ही परिवार के, उस राजनीतिक परिवार के पास है, जिसके साथ जनता दल हाथ में हाथ मिला करके। बिल्कुल, मैं चलता हूं सुजाता पॉल के पास, सुजाता पॉल के पास चलता हूं। सुजाता जी, मेरा आपसे सवाल यही है, जो कि यहां पर एलजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का विरोध करते करते कई बार विपक्ष देश का विरोध करने लगता है, क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, व्यक्ति का विरोध का क्या मतलब है? देश के प्रधानमंत्री हैं और हर कार्यक्रम के समय में आप देश के प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। ये तो वैसा ही हो गया ना कि हिमाचल प्रदेश में या कर्नाटका में आप चुनाव हारते हैं तो जेपी नड्डा जी की फोटो हर टेलीविजन चैनल पे आ जाती है। तो मैं 2 चीजों का स्वागत करती हूँ सरकार के। जानते हैं कौन सा? जिस तिरंगे को 52 साल इन्होंने अपने हेडक्वार्टर नागपुर में नहीं फहराया था, आज प्रधानमंत्री ने 3 या 4 बार उस तिरंगे का नाम लिया। बहुत सम्मान है उसका हम सब के लिए, इसलिए जब भी कोई सम्मान करेगा तिरंगे की तो हमारी शान बढ़ती है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, पत्र लिखा था गवर्नर बंगाल को और कहा था कि इसे कुचल डालो। आज वो उसी भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो उसका हम स्वागत करते हैं। मगर अग्निवीर योजना के बारे में आपने बात करी थी, तो मैं आपको बता दूं, आज ही सुबह की अग्निवीर बच्चों से मिलकर आई हूं जो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने पूछा 4 साल के बाद क्या करोगे? उन्होंने कहा कोई और काम कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, वो काम कैसा होगा और इस काम में फर्क? उन्होंने कहा बस देश की सेवा नहीं करेंगे। और यही है सार उस 4 साल की योजना का, कि 4 साल उन्हें लगता है देश की सेवा करेंगे, उसके बाद वो स्वयं कह रहे हैं कि देश की सेवा नहीं करेंगे। संसद की बात बार बार कर रहे हैं। मैं पूछ रही हूं आपसे कि ये जो नया संसद भवन बना है, उसमें ये इस बार का सेशन क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है और उसका कोई विरोध नहीं है। भाई संसद तो हमारा है, कोई अपने घर से तो लेके नहीं आया, ये देश का संसद है। अब कहीं पे भी किया गया, अभी उसमें नहीं जाऊंगी। जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि क्यों विरोध हो रहा था। दूसरी बात, बुलेट ट्रेन है कहां? प्रधानमंत्री जी ये बता दे। लेकिन बात कर लेते हैं कि नागालैंड में उन्होंने कहा कि 100 वर्ष के बाद वहां रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो दीमापुर में मैं रह के आई हूं 2 महीने के लिए, जनवरी फरवरी में, और वहां का स्टेशन बुरे हाल में है। उसका सौंदर्यकरण, नवीनीकरण कुछ नहीं किया गया। मेरा दरख्वास्त है इस कार्यक्रम से भाजपा के प्रवक्ता को ही कि इसको ठीक करवा दीजिएगा। अब जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म टिकट की, 10 रुपए में लेते थे, 50 रुपए हो गए, वो क्यों बढ़ा दिया भाई आपने? और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ट्रेन हादसों के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने संसद में दिसंबर 2022 को कहा था, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए जल्दी से एक सवाल, 3.12 लाख नॉन गेजेटेड पोस्ट वेकेंट है। सुजाता जी, क्योंकि आपने तमाम मुद्दे रखे, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल जी का आज जिक्र किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेता सरदार पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वहां पर कब जाएंगे? क्योंकि जब भी गुजरात में चुनाव होते हैं सरदार पटेल का नाम आपकी पार्टी भी लेती है, लेकिन यहां से दूरी क्यों? नहीं, सरदार पटेल जी का नाम लेने की नाम लेने की क्या बात है? सरदार पटेल जी तो कांग्रेस की रग-रग में है, कण-कण में है। जब रग-रग में है तो स्टैच्यू से दूरी क्यों सुजाता पॉल जी? हमारे नेता, इनके पास नेता ही नहीं है। सुजाता पॉल जी, अगर रग-रग में है, कण-कण में है तो स्टैच्यू से दूरी क्यों? इसे तो पार्टी से अलग रख लीजिए। सरदार पटेल जी तो लौह पुरुष कहलाते हैं देश के। क्योंकि जो देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्टैचू बना दिया, उसको चीनियों को दे दिया, इस बात से दिक्कत है। कब जाएंगे? मैं एक सवाल ही पूछ रहा हूं, फिर आपने जो सवाल उठाए मैं भाजपा प्रवक्ता से जवाब लूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेता यहां पर जाएंगे, क्योंकि सरदार पटेल तो देश के हैं। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री को बता के कहां जाना है या प्रधानमंत्री बताएंगे? देखिए, उनको कहिए कि अपनी पार्टी के लोगों को बताइए। सुजाता जी, सरदार पटेल तो आपकी पार्टी में थे ना, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। जन की बात करते हैं, क्योंकि आप कह रही हैं रग-रग में है, कण-कण में है, तो स्टैच्यू से दूरी क्यों? की गैस से हम बच्चों को नहीं कहेंगे स्टैच्यू से दूरी क्यों? चाय बनाओ। हम सुजाता पॉल जी, सरदार पटेल की मूर्ति से दूरी क्यों? 10 लाख नौकरियां दी। सुजाता पॉल जी, सरदार पटेल की मूर्ति से दूरी क्यों? सरदार पटेल तो देश के हैं, लौह पुरुष हैं, अभी भरे नहीं गए हैं, लौह पुरुष कहलाते हैं, देश के हैं ना। तो हमें क्यों आप बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए? ये जो गला घोटने का काम है, प्रधानमंत्री को कहिए कि अपने कार्यकर्ताओं जी, सरदार पटेल तो रग-रग में आप कह रही हैं, तो फिर स्टैच्यू से दूरी क्यों? तो केवल हाँ, तो हम वहां, हमें कहां जाना है और कहां पे सरदार पटेल
पटेल का कैसे सम्मान करना वो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। खैर चलिए मैं जफर इस्लाम का जवाब लेता हूं। जफर इस्लाम जी, क्या बीजेपी बताएगी कांग्रेस को कि कैसे सम्मान करना है? जफर इस्लाम साहब, सुजाता जी, सुजाता जी आपका जवाब हो गया, सुजाता जी आपका जवाब हो गया, आपको पूरा मौका दिया। अब जफर इस्लाम का मैं जवाब लेता हूं, आपने जो सवाल उठाया। यूनिट भी हम जाएंगे तो उन्हें बता चलिए चलिए सुजाता जी, आपने जो सवाल उठाया मैं जवाब। जफर इस्लाम, क्या बीजेपी बताएगी कि कांग्रेस को सरदार पटेल के लिए क्या करना है? ना, हम तो नहीं बताएंगे। हम तो सिर्फ आईना दिखाएंगे भाई कि इन्होंने जितने भी महापुरुष थे देश के, जितने भी देश के सम्मानित लोग थे जिन्होंने देश की आजादी में और देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया, नाम रोशन किया है, उन लोगों को मान सम्मान देने से ये विफल रहे। उनको तो नाम ही नहीं लिया। अब कैसे भाई, हमारी नजरों में उनकी इज्जत है, इनकी नजरों में होती तो पहले देते। उनको देश का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो उनको दे देना चाहिए था, भारत का रत्न को, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? इसलिए कि उनके दिल में इन्होंने कभी रिस्पेक्ट दिया ही नहीं है। भारत रत्न इनको दे देना चाहिए था बहुत पहले, नहीं दिया, कि कभी नहीं देते। आप देखिए, हमने लड़ झगड़ के बाबा साहब को दिलवाया, हमारे सपोर्ट से उनको मिला 1989 में। और ऐसे जितने भी महापुरुष थे देश के जिनको मान सम्मान देना चाहिए था, उनको देने का काम हमने किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नाम, आज देखिए प्लेन में आप जाइए, हर दिन एक महापुरुष के बारे में हर प्लेन में जिक्र होता है, जो उस दिन जिनका जन्मदिन के तौर पे हर दिन एक देश के ऐसे सम्मानित व्यक्ति का नाम होता है, देश की जनता जानती। कभी इन्होंने सोचा ही नहीं देने का। ये तो ये सरकार दे रही है सबको, जो डिजर्विंग थे, जिस देश में जिस देश के का नाम रोशन किया, जिसमें नहीं, जिस देश के लिए उन्होंने मर पिटे, उसको, उस सारे लोगों को आज कहीं मान सम्मान इस देश ने दिया है। प्रधानमंत्री को अब नेता अरे भाई बीच में चुप रहिए। सुजाता जी देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, एक एक करके आएंगे तो मुझे लगता है बेहतर जवाब आएगा, एक एक करके। जी जफर जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं राजीव रंजन के पास जाऊंगा। फिर जितना गुस्सा करिएगा, जितना गुस्सा करिएगा, जितना आप आंखें दिखाइएगा, जितना गलत बातें कहिएगा, जितना आप क्रोध दिखाइएगा टीवी पे, उतना ही, और जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दिएगा, उतना ही आपका बिस्तर, आप उतना ही बिस्तर आपका जो है बिस्तर बांधने में प्रदेश की जनता करेगी। ये नकली मुस्कुराहट छोड़िए, सुन लीजिए, अब कान खोल के सुनिए। इस देश को मान सम्मान, इस देश में जितने महापुरुष हैं उनको मान सम्मान देने का काम हमने शुरू किया है। आप लोग तो भूल गए थे। जिस जगह जाओ वहाँ पर या तो राजीव गांधी, अरे बीच में मत बोलिए, सुजाता जी एक एक करके। सुजाता जी देखिए, आपके बीच में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। सुजाता पॉल जी, जफर साहब और सुजाता पॉल जी, सुजाता जी आपके पास में फिर आऊंगा। एक एक करके देखिए, एक एक करके बात रखेंगे तो बहुत स्पष्टता के साथ बात आएगी। जफर इस्लाम की बारी है। फिलहाल जफर जी आप अपनी बात पूरी करिए। देश में जो यूनिवर्सिटी, वो या तो इंदिरा गांधी, या तो राजीव गांधी, या फलाना ढमकाना परिवार से, देश में जो कुछ खुले वो उनके नाम से, परिवार के नाम से। अरे भाई, देश में उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है क्या? और लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया? अब आज हमने सम्मान दिया लव पुरुष को, तो आपको दिल में दर्द हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने देने से विफल रहे। हमने बाबा साहब को दिया तो उसमें आपको तकलीफ हो रही। हमने सिर्फ उन्हीं को नहीं, हमने हर लोगों को दिया जो सम्मानित व्यक्ति थे, जो देश के ऐसे सम्मानित लोग थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको हमने सम्मान देने का काम किया और आगे भी देते रहेंगे। हमारे लिए सिर्फ परिवार में ही आपके लिए जैसे इसलिए आप जितना भी हताशा दिखाइए टेलीविजन पे, आपका हार सुनिश्चित है। आप सिमट के 20-25 में रह जाएंगे। इस बार ध्यान रखिएगा। देश की जनता आपको बहुत पीछे। आज देखिए जरा राजीव भाई को देखिए, कितना परेशान होते हैं जब आप बोलते हैं, तो कितना परेशान होते हैं। इसलिए कि आप जिस तरह की भाषा बोलती है, जितना क्रोध होकर बोलती है, वो खुद परेशान हो रहे हैं। किसके साथ? चलिए मैं राजीव रंजन के पास ही चल लेता हूँ। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ जुड़े। राजीव रंजन जी, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं। सुजाता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप जल्दी से आप अपनी एक प्रतिक्रिया दीजिए, जवाब दीजिए, फिर मैं राजीव रंजन के पास जाता हूँ। सुजाता जी जल्दी से। जी,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान वो करते हैं जो अपने संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं, जो दलित शोषित वंचित लोगों का अपमान करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जब अल्पसंख्यकों के साथ गलत करते हैं तो भी उनका अपमान है, जब आदिवासियों के साथ करते हैं तो भी अपमान है, जिनको ये वनवासी बुलाते हैं। महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी के बिना तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर जाके नथुराम गोडसे और सावरकर क्यों नहीं बोल देते भाई। और मोदी स्टेडियम क्या है, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री का अपमान बार बार करते हैं, उसी से उनकी राजनीति आज तक चलती रही। मगर इस देश को समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं है और देश आपको समझ रहा है। चलिए मैं राजीव रंजन के पास चलता हूं। सुजाता जी, हमने आपकी छोटी प्रतिक्रिया ली, मैं आपके पास फिर आऊंगा क्योंकि और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सरदार पटेल को कांग्रेस ने समय रहते कोई सम्मान नहीं दिया। क्या आप इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है सरदार पटेल को जो सम्मान मिल जाना चाहिए था उसको मिलने में काफी देरी हुई? राजीव भाई के पुराने रिकॉर्ड हैं इस बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के स्वाधीनता संग्राम की पहली कतार के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और कई बड़े फैसले, चाहे वो देश में राजे रजवाड़ों का और उस समय की रियासतों के विलय का सवाल हो या कई ऐसे संवेदनशील मसले, जब 1947 में कश्मीर ने गुहार लगाई कि भारत उनकी मदद करे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू और उस समय की पूरी सरकार सबने मिलकर फैसला लिया। दर्द इन्हें होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके मंसूबों पर किस तरह से पानी फेरा था जब उन्होंने बाजाप्ता आरएसएस को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। इन्होंने माफी मांगी थी, पहली बात। और इन्होंने बदला किस तरह से लिया? आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने क्या किया? मोटेरा स्टेडियम पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उस स्टेडियम का नामकरण कर दिया। और आप किनकी बात करेंगे? आप भगत सिंह का नाम लेते हैं। भगत सिंह की जेल की डायरी पढ़ लीजिए। सरदार भगत सिंह ने क्या कहा था? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ही जो शक्तियां हैं, अगर आप अंग्रेजों से मुक्ति के बाद आप अगर हिंदुस्तान का कोई चेहरा देखना चाहते हैं तो ऐसी शक्तियों का भी विरोध करना चाहिए। और हिंदू महासभा का अर्थ आज की भारतीय जनता पार्टी। अच्छा राजीव जी, मेरा एक सवाल यही है क्योंकि आपने सरदार पटेल पर एक बड़ी जानकारी दी है। राजीव रंजन जी, आपने सरदार पटेल जी के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो नया गठबंधन विपक्ष का बना है, क्या उनके नेताओं को आप सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं एक दल का पदाधिकारी हूं और ऐसे, लेकिन आप उस गठबंधन के सहयोगी दल में से एक हैं। नहीं, मैं आपको विशाल जी आपको मैं अपने तरीके से कहना चाहता हूं। आप जब एक पैनलिस्ट से आप पूरे इंडिया नेतृत्व की मर्जी क्या होगी, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं राजीव रंजन जी। हो सकता है आप आगे जाके पार्टी में इसको डिस्कस कर लीजिए। मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं। करते हैं विशाल जी, आप मेरी बात सुनते तो मेरी बात तो सुन लीजिए ना जी। सुनिएगा, पहले सुनने की आदत विशाल जी, इतना इंटरप्ट करते हैं आप। राजीव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिएगा, उसमें आधा समय आप ले लीजिएगा। नहीं, प्लीज। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए। आप जफर इस्लाम साहब मेरे मित्र हैं। जफर इस्लाम साहब से मेरी बात पूरी होने के बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट बात अभी और कहनी है। इनसे कहलवा दीजिए कि क्या मोटेरा स्टेडियम का नाम फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का करा लेंगे, तो मैं विपक्ष के नेताओं को आपकी ओर से आपने जो सुझाव दिया है मैं जरूर उन तक पहुंचा दूंगा, पहली बात। और मैं अभी एलजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, नीतीश कुमार जी के प्रति इनके मन में काफी आदर है, लेकिन ये अत्यंत आहत है कि वो लालू जी के साथ चले गए और इनकी पार्टी लालू जी के साथ काम कर चुकी है, इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ काम कर चुकी है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हम लोगों के नेता थे और मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और वो मौसम का आकलन करके किसके साथ होना है वो तय करते थे। इसलिए इस तरह की नसीहतें पैनल में बैठकर देना, मुझे लगता है जनता सब कुछ समझती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय
अगर काम करना शुरू कर दे अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के साथ की तरह, तो शायद देश ज्यादा प्रसन्न होगा। मालदीव में जो चीन का प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका में उनका प्रभाव बढ़ा है। का जवाब लेता हूं राजीव रंजन जी। मित्र भूटान में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अच्छा धीरेन्द्र नेपाल में प्रभाव बढ़ रहा है। जी आप अपनी बात रखिए, मैं जफर इस्लाम से सरदार पटेल पर उनका पक्ष जानूंगा। धीरेन्द्र कुमार जी आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, राजीव जी की भी मैं इज्जत करता हूं। राजीव जी बड़ा एथिकल राजनीति करते हैं। ये जो आरोप लगाया इन्होंने, ठीक है, हमारी पार्टी, हमारे नेता दोनों गठबंधनों में रहने का अनुभव प्राप्त हमारी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि आज जिस तरफ आप हैं, कहीं से आपका दिल नहीं अलाउ कर रहा है, न नीतीश कुमार जी का दिल अलाउ कर रहा है। जहां पर आपने गठबंधन बनाया, बिहार के लोग जानते हैं कि आपका उदय लालू विरोध से हुआ है, और जितना तरह का मुकदमा से लेके आज ये जो भी भुगतान भुगत रहे हैं, वो सब उसमें आपका एक अहम योगदान है। इसके लिए बिहार की जनता आपको धन्यवाद करती थी, लेकिन आप सत्ता के लुलुकता के चलते उनके साथ हाथ मिला लिए। ये कहाँ का बात हो गया? दूसरी बात, मतलब आप अपने आप को सत्ता लोलुप मानते हैं कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। मोदी जी का आपके जो पिछले फैसले हैं, अलग अलग गठबंधनों में रहने का जो आपका अनुभव है, क्या आपको कोई नैतिक अधिकार देता है इस तरह के आरोप लगाने का? बिल्कुल, इसलिए कि गुड़ नहीं खाने की सलाह देने के पहले गुड़ खाना बंद कर दीजिए। गुड़ नहीं खाने की सलाह देने के पहले स्वयं गुड़ खाना बंद कर दीजिए। लेकिन कब कल किसके साथ जाएंगे ये आपका कोई खुद ठिकाना नहीं है। और जफर इस्लाम साहब की पार्टी से तो पूछ लीजिए, कभी पीडीपी, कभी पीएमके, पेट भर भर करके गालियां देना और उसके बाद हाथ मिलाना। आप दोनों जो दल हैं उनसे देश में सबक सीखने की जरूरत। चलिए देखिए धीरेन्द्र जी आपने अपनी बात रखी। राजीव रंजन ने जो सवाल उठाया, मैंने क्योंकि मैं गुजरात चुनाव के दौरान, राजीव रंजन जी, मैं गुजरात चुनाव के दौरान अहमदाबाद में मौजूद था। उस समय भी ये मुद्दा काफी उठा था जो आपने उठाया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल का। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए पीआईबी की एक प्रेस रिलीज भी अपने सिस्टम पर ओपन की है, जिसमें यह लिखा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल परिसर का एक हिस्सा है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। खैर आपने जो सवाल उठाया, मैं उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से एक बार ले लेता हूं। जफर इस्लाम। नहीं, अब मैं आपके सवाल का पीआईबी का जवाब ट्विस्टेड है, मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं। वो एक नए खेल परिसर का नामकरण वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। चलिए मैं जफर इस्लाम का जवाब लेता हूं। मैं जफर इस्लाम का जवाब लेता हूं। आपने सवाल उठाया जफर इस्लाम साहब नाम पर हुआ है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम। जफर जी देखिए, अंदर में तो 100 फैसिलिटीज है, 100 तरह के ये है, उसमें सबके अलग अलग नाम है। ऐसा थोड़ी कि नेहरू म्यूजियम बना दिया और उसके अंदर किसी और को नहीं। आज सब प्रधानमंत्री के लिए म्यूजियम वहां बन गया। उसी तरह से वो परिसर में सब बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम से वहां पर खेल के अलग अलग जो है सुविधा जो है क्रिएट की गई है। लेकिन वे राजीव भाई, आप मित्र हमारे, एक बात बताइए, घुटन नहीं हो रही है? बताइए, कांग्रेस के साथ जुड़ के सच ही बताइए, घुटन हो रही है कि नहीं? डर तो लग रहा होगा आपको, इसलिए कि देखिए कांग्रेस, देखिए 24 में हम लोग वापसी रोकने जा रहे हैं। हम लोग दुखी नहीं है, बेहद उत्साहित हैं, बेहद प्रसन्न हैं और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मेरे सवाल तो सुन लीजिए राजीव भाई। कांग्रेस तो सिमट रही है। आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो भी हमसे ताकत बल मिलता था उसको बल को आप खत्म कर दिया। और आप दूसरा देखिए, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बारे में बात करते, उनके बेटे अकेले लड़े जब, तो आपको कितना बड़ा झटका, कहां से कहां बैठा दिया जमीन पे। अगली बार हमारे साथ लड़ेंगे, एनडीए के पार्टनर है, आपको ही पता है कि क्या आपके साथ होने वाला है। और उस पर से पिछली बार भी एनडीए के साथ थे और आपकी सरपरस्ती में वो काम वो कर रहे थे। इसलिए बेहतर घाट को लेकर के आपका जो प्रशिक्षण है वो निसंदेह उस प्रशिक्षण को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। एक एक करके देखिए, ऐसे सबकी आवाज नहीं आ पाएगी। एक एक करके राजीव रंजन जी आपने सवाल उठाया, जफर इस्लाम का जवाब होने दीजिए, उसके बाद में सुजाता पॉल के पास जाऊंगा। जफर इस्लाम की बारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जफर इस्लाम साहब की बारी। जफर इस्लाम साहब अपनी बात पूरी करिए। 10 सेकंड के लिए हमारे 1 सेकंड। धीरेन्द्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा। धीरेन्द्र जी आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके। जफर इस्लाम जी अपनी बात पूरी करिए। जब वो अकेले लड़े तो उन्होंने इतना डैमेज किया कि उनको 70, 75, 80 से बैठा दिया 40।
30-35-40 में। अब हमारे साथ जाहिर है जो बल से आपको मिलता था बल, तो आप काफी सीटें जीत जाते थे। गलत तथ्य रख रहे हैं। बल मिलेगा और साथ लड़ेंगे। वो एनडीए के हिस्सा थे जिस समय में उनके उम्मीदवार हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आज आप कहां निपटेंगे मालूम है? और उसके साथ साथ आपने एनडीए से उनको निकाला नहीं था। नहीं, कांग्रेस कहां, कांग्रेस कमजोर कांग्रेस के साथ आप कहां जाएंगे? आपके अनेक नेता सुनिए, एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, आपके अनेक नेता जो बाद में फिर से आपके दल में वापस लौट कर आए। आपका दर्द समझता हूं मैं, आपके पार्टी का दर्द समझता है। अफसोस की बात दरवाजा बंद है, अफसोस की बात है दरवाजा बंद है चारों तरफ। आपका दर्द समझ रहा हूं। कांग्रेस के साथ आप बीमार पड़ जाएंगे, वहां नीचे आ जाएंगे, तो सबको पता है, आपको ही पता है, आपके पार्टी को। गलत फैसला लिया है, भुगतेंगे। आप सोच रहे थे कि भाई जो इनके बच्चे जो है वो हम आराम से उसको देख लेंगे। अब उनको बल बहुत मिला है। अब देखिए आगे हमारी चिंता नहीं कीजिए, देश की चिंता कीजिए जफर इस्लाम साहब। देश आपको 24 में वापस नहीं देखने के लिए तैयार है। अरे अकेले आपको खत्म, हमारी चिंता मत कीजिए, आप हमारे मित्र हैं। मेरी परवाह मत कीजिए, देश की परवाह कीजिए। देश को आपकी जरूरत नहीं दिखती है। मजबूत है। आप 24 में वापस नहीं होने जा रहे हैं। आपके पक्की हार मौजूद है, आपकी हार तो पक्की है। 2024 में बहुत कम सीटें लेकर रहेंगे, नहीं के बराबर। चलिए मैं सुजाता पॉल के पास चलता हूं। जफर इस्लाम साहब ने अपनी बात रखी। सुजाता पॉल जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति के राह पर देश चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको न्यूज आइटम दिखा रही हूं, ये न्यूज आइटम दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स का है और इसमें हम यहाँ पे किसी अन्य अखबार और टीवी के वेबसाइट की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। खैर, अब अपनी बात रखिए। सुनिए, लवासा में प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है। तो जो अपने रहते रहते अपने नाम पे स्टेडियम बनवा ले, मूर्ति बड़ी बड़ी बनवा ले, उनका क्या कहना। लेकिन आपको मैं दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ। गरीबों की बात हो रही है, 80 करोड़ लोग इस देश के गरीब हैं। आपके कहने का मतलब उनको नौकरी आप दे नहीं पा रहे, पकौड़े तलने की बात करते हैं, और 80 करोड़ लोग गरीब हैं और आप इसमें मतलब खुशी मनाते हैं। ये आपका अचीवमेंट है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। मगर मुझे नकारात्मक और सकारात्मकता पे ही बात करनी थी, जो आपने मुझसे पूछ लिया। अब देखिए नकारात्मकता क्या होती है। प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हो, जो आज ये बोल रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना। अरे भाई, लोकतंत्र है इस देश में, बाबा साहेब का अपमान मत करो। और लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलता है, और लोकतंत्र तभी चलता है जब बहुत सारे लोग अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आते हैं। पहले कहा मैं तो सिर्फ कह रहा कि ज्यादा पार्टियों के उतना सुंदर जब वोट होगा। सुनिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं तो इतना कह रहा हूँ सुजाता जी, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और देखिए, अरे भाई इतना ही कह रहा हूँ, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कि हम सारी छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे। ये बड़ा मगरमच्छ है जो सारी मछलियों को खा जाएगा, ये बताया इन्होंने। अरे लोकतंत्र में ये नहीं चलता। लेकिन आप ये कहेंगे आप उनके साथ क्यों जा रहे हैं। बचपन में मुझे याद है कि बच्चों की जब लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, अरे तू उसके साथ नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। यही कर रहे हैं ये। अरे भाई, कौन किसके साथ जाना चाह रहा, हम तो नहीं कर रहे। देखिए सुजाता जी, आपने एक बहुत अच्छी लाइन, सुजाता जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि देश में लोकतंत्र है, और आप कम से कम अपने नेताओं को भी कहेंगे कि विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल ना उठाएं। खैर चलिए, मैं धीरेन्द्र कुमार के पास चलता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, आप जी जफर साहब जल्दी से सवाल किया तो जवाब भी सुन लीजिए। बस मैं जफर का जवाब लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं सुजाता पॉल जी। ये दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है, और ये अरुण जेटली जी ने कहा था। अरुण जेटली जी, आज की तारीख में आप अपने कान और आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। चलिए सुजाता पॉल जी, मैं जफर इस्लाम का जवाब लेता हूं, फिर धीरेन्द्र कुमार। जफर इस्लाम साहब, प्रधानमंत्री करते हैं। जफर इस्लाम साहब, ये तो कुछ दिन पहले लोकतंत्र पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है। दे रहा है, दुरुस्त है। अपने साथियों को और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताएंगे। लोकतंत्र बाबा साहेब का लोकतंत्र, मोदी जी वाला। एक मिनट, अब सुजाता जी जवाब सुन लीजिए। सुजाता जी जी, आप किसी के साथ अलायंस करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और ना हमारी पार्टी को। लेकिन ये बात तो उनको, मैं अपने पुराने मित्र है राजीव भाई से पूछ रहा था कि घुटन तो महसूस कर रहे होंगे भाई, कमजोर तो महसूस कर रहे होंगे। आज ऐसा लगता है कि हमारे कंधे पे बैठ के आप इतनी सीटें पा गए
अब वहां पर जो एक तो हमारे कंधे से उतर गए, ऐसे कमजोर कंधे में बैठ गए जो 2 सीटें जो थे, और साथ में चिराग पासवान जी आ गए, तो क्या आपका सफाया नहीं होगा? मैंने तो उनसे ही पूछा, सफाया तो आपका ऑलरेडी विधानसभा में 50 सीटें अब नहीं पा पाए थे हमारे एक एक कर राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बारी है। धीरेन्द्र कुमार और राजीव रंजन के पास आऊंगा। सुजाता जी एक एक करके, जफर इस्लाम जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं धीरेन्द्र कुमार और राजीव रंजन जी के पास जाता हूँ। क्रोधित जी, इतना गुस्सा, हार के लिए इतना गुस्सा अभी से? अरे भाई थोड़ा धैर्य रखिए। मैं तो आपको सिर्फ आपका स्वॉट एनालिसिस करके बता दिया, स्ट्रेंथ वीकनेस, और जो आपके स्ट्रेंथ वीकनेस जो बता दिया, और आपके पास जो स्ट्रेंथ है और खाली वीकनेस है। स्ट्रेंथ के में खाली डब्बा दिख रहा है, वीकनेस पे खाली वीकनेस ही दिख रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दे दी आपको। बाकी तो आपकी पार्टी खुद, अब देखिए भाई हमारे दरवाजे बंद है, राजीव भाई मजबूरी है, तो इसलिए नीतीश कुमार वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनका इच्छा जो भी हो, लेकिन उनको झेलना तो पड़ेगा। अब चिराग पासवान जी भी हमारे साथ है, दोनों को मिलकर आप समझ रहे क्या हो जाएगा? चलिए कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए मैं धीरेन्द्र कुमार का जवाब। धीरेन्द्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप दोनों कहना चाह रहे थे कि देखिए ये यूपीए वाले जो लोग हैं, एक तरफ ये डिबेट हो रहा है मोदी जी के उद्घाटन से। मोदी जी स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करके और 600 स्टेशनों का एक साथ कैसे बढ़िया हो, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ करप्शन राहुल गांधी जी लालू यादव के साथ चंपारण का मीट कैसे स्वादिष्ट बनता है, ये पाक कला सीख रहे हैं। ये क्या देश क्या चलाएंगे? ये लोग तो पिकनिक बना रहे हैं, कभी बेंगलुरु में, कभी मुंबई में, कभी पटना में, अब दिल्ली में चंपारण का मीट का स्वाद लिया जा रहा है। इसलिए राजीव जी, आप लोग एथिकल राजनीति करते हैं, अभी भी वक्त है। साथ क्या कर रहे हैं? तो 38 नकली दलों के कार्यक्रम में आप क्या कर रहे थे? उद्घाटन वो मीटिंग हो रही थी क्या? फर्जी दलों की मीटिंग? अरे फर्जी आप लोगों से बना तो कोई फर्जी है राजीव जी? बताइए ना। जब 43 सीट पर आप लोग आ चुके हैं, अभी भी दूसरे आपने भी अर्जी दी। अरे आपके पास कितना है ये बताइए ना। हमारे ऊपर सवाल खड़े करने के बजाय अपनी हैसियत बताइए। बिहार में कहाँ है जो एक साथ आ गई है, मेला लगा हुआ है भ्रष्टाचार का? एक एक कर सुजाता पॉल जी, एक एक कर। धीरेन्द्र कुमार जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अंतिम प्रतिक्रिया राजीव रंजन की लूंगा। आप सब एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। धीरेन्द्र कुमार की बारी है। सुजाता जी आपके पास मैं फिर आऊंगा। धीरेन्द्र कुमार जी अपनी बात पूरी करिए, फिर राजीव रंजन जल्दी से। जनता दल की अपनी जो है औकात, वो एक सीट की थी, वो एक सीट है। बाकी भाजपा ने उनको गिफ्ट में दिया था गठबंधन के समय में, अब वो दूसरा गिफ्ट अब लेना चाह रहे हैं इधर गठबंधन बना के। तो ये अपने ताकत पर चलने वाले नहीं है, ये कहीं से इंपोर्ट करते हैं ताकत, और उसी पर इनकी बिहार की राजनीति है, वो अब चलने वाला नहीं है। चूंकि आपकी अर्जी भाजपा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस डिबेट में हिस्सा बने, अपनी अपनी राय रखी। और अब चलते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। ज्ञानवापी में आज का एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। 4 तारीख से दोबारा एएसआई ने अपना सर्वे वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शुरू किया था। एएसआई सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान आया कि सर्वे सही से चल रहा है। विष्णु जैन ने कहा है कि अब तक क्या मिला नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए आज का जो सर्वे है एएसआई का, वो खत्म हो चुका है सुबह 8 बजे। चलिए मैं आपको सुनाता हूं इस वक्त विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा है। एएसआई द्वारा जो काम है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, और साइंटिफिक स्टडी और डिटेल्ड सर्वे का काम चल रहा है। नहीं, जो गुंबद है 3 गुंबद है, उसके अंदर जाने के लिए तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, सिर्फ वही चीज हुई थी। तो देखिए वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे लगातार एएसआई के द्वारा जारी है। आज का सर्वे खत्म हो गया है। Zee News।